नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, एमसीक्यू का और सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर टॉपिक आप छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले, ठीक है, एक बात सभी को एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो अभी कुछ सालों से, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू का हो या सब्जेक्टिव का हो, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया है बिल्कुल चेंज कर गया है बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एनसीईआरटी के 20 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के 20 से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो वही छात्र, वही स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को जवाब दे पाएगा जो एनसीईआरटी बुक को, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होगा ना, वही इन सभी क्वेश्चन को जवाब दे पाएगा। ठीक है ना, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सीरीज शुरू किया है कि अब हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है, एमसीक्यू का, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से बनता है बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, और कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम के लिए हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ठीक है ना, इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है देश के प्रति प्रेम। ठीक है, याद रखिएगा। तो चैप्टर आपके यहाँ स्टार्ट होगा, पहला विश्व युद्ध, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1914 में। ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। देखिए 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। ठीक है, उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने, यानी वर्ल्ड वॉर ने, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में, यानी डिफेंस में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। ठीक है, और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। देखिए जब भी वर्ल्ड वार होता है, ठीक है, विश्व युद्ध होता है, तो देश में कई चीज़ें बढ़ जाती है। ठीक है, आपका डिफेंस का खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है, रक्षा का व्यय बढ़ जाता है, टैक्स में, ठीक है, गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो बढ़ जाता है, चीज़ों के दाम, जो कीमतें होती है, ठीक है, प्राइस, वो भी बढ़ जाती है, सीमा शुल्क, ठीक है, यानी कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, वो भी आपका बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा 1913 से 1918 के बीच, ठीक है, कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। ये तो बात ऑब्वियस है। ठीक है, ये बात ऑब्वियस है, जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो वैसे लोग इफ़ेक्ट में आएंगे जो बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, जो आम लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी एकदम बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। ठीक है, चीज़ों के दाम बढ़ने से। तो वैसे ही हो रहा था, गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब देश में कीमतें बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी, ठीक है, और आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, उस दौरान, ठीक है, अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जबरन, ठीक है, ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को, ठीक है, ग्रामीण लोगों को सिपाही में भर्ती कर रहे थे। ठीक है, जिससे वहाँ के जो ग्रामीण थे वो काफ़ी गुस्सा में थे। 1918 और 1919 और 1920 और 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में, ठीक है, फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। और उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई थी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। देखिए पहला वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान समझिएगा।
और यहाँ डेट देखिए, ठीक है, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया था। खाने पीने चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल रही थी, ठीक है। और उसी समय क्या होता है, फ्लू की महामारी फैल गई। तो 1921 की जनगणना के मुताबिक अगर हम देखें तो दुर्भिक्ष और महामारी कारण तो 1921 की जनगणना के मुताबिक हम देखें तो दुर्भिक्ष और महामारी कारण, ठीक है, 120 से 130 लाख लोग मर गए। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुसीबतें और दोगुना बढ़ गई। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए, सत्याग्रह का विचार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, ठीक है। कहाँ से? अफ्रीका से इंडिया लौटे, ठीक है, अफ्रीका से इंडिया वापस आए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, MCQ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो याद रखिएगा 1915, ठीक है, जनवरी 1915 में वापस इंडिया लौटे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपनी संघर्ष में सफलता पा सकता है, ठीक है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी का विश्वास था कि अहिंसा या धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ टिक कर लीजिए सत्याग्रह के, ठीक ना, और यहाँ से आपको यहाँ तक टिक करना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन एकदम कन्फर्म बनता है, ठीक है। सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यहाँ पर देखिए, ठीक है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का विचार क्या था। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, ठीक है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। देखिए, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं करना चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ठीक है ना। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होता है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, ठीक है। आप इसे भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। याद रखिएगा 1917 में, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में, ठीक है ना। MCQ के लिए क्वेश्चन एकदम कन्फर्म बनता है, ठीक है। 1917 में, ठीक है, उन्होंने बिहार के चंपारण, याद रखिएगा, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, ठीक है, के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, है ना। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आए, ठीक है, तो उसका पहला आंदोलन क्या था, तो याद रखिएगा बिहार के चंपारण
इलाके पर, ठीक है, दौरा किया और वहाँ पर दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, ठीक है। कब किया? 1917 में, ठीक है। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। और जो जिला है बिहार का चंपारण, उसको याद रखिए, ठीक है ना। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, ठीक है। और फसल खराब हो जाने पर प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। उसके बाद देखिए, ठीक है, 1917 में ही, ठीक है, डेट वही रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, 1917 में ही, ठीक है ना, याद रखिएगा, 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा ज़िले, ठीक है, गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने के कारण और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए। तो ये हो गया आपका दूसरा जिला, ठीक है ना, गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, 1918 में, ठीक है, गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया। किसमें? अहमदाबाद में, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक आपका हो गया बिहार, ठीक है, दूसरा आपका हो गया गुजरात, तीसरा आपका हो गया अहमदाबाद, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। देखिए, जब महात्मा गांधी को लगा कि उसके द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, 1917 में बिहार चंपारण, ठीक है, 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और 1918 यानी अहमदाबाद में जो चलाया था ना, तीनों कामयाब हो गया था, ठीक ना। तो उससे प्रेरित होकर, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1919 में, ठीक है, इसके जस्ट ठीक एक साल बाद 1919 में, है ना, प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। आप सभी के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है ना, तो आपका जवाब यही होगा, ठीक है। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, ठीक है। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, ठीक है ना। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, ठीक है। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों व रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल संभाल ली, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला MCQ, ठीक है, MCQ में क्वेश्चन बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना, उसकी कमाल किसने संभाली थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल डायर ने, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कैसे पूछता है? देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है ना, उसमें, ठीक है, ओपन फायर, ठीक है ना, ओपन फायर करने की छूट किसने दी थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल डायर ही होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टिप्पणी लिखे, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, 13 अप्रैल को, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। ठीक है, हर तरफ से पूरा क्लोज था, बंद था। और शहर से बाहर होने वाले, आगे समझिएगा, शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को इस बात का पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद करा दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ठीक ना, सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। देखिए जनरल डायर ने, ठीक है, हमारे कितने निर्दोष भारतीय नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, हजारों लोगों को जान से मार देता है, और उसके बाद घटना को दबाने के लिए और अपने गलतियों को छुपाने के लिए क्या बोलता है कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। और ये बात उस समय इसलिए कह पाया क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इसलिए गुलामी सबसे खतरनाक चीज़ होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बाद आगे देखिए। ठीक है, जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने के लिए और सरकारों और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, लोगों को डराना और धमकाना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो इस टॉपिक से भी आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। देखिए, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे हम खलीफा बोलते थे, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि लाने वाला था। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, इतना अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत समिति गठन कब किया गया था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1919 में। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो बताओ, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जो एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में फिर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम बोलते हैं अली बंधु, ठीक है, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, फिर से क्वेश्चन देखो एग्जाम में, ठीक है, कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया
कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा खिलाफत जो समिति बनाया गया था, ठीक है ना, उसमें अली बंधु, ठीक है, खासतौर पर मोहम्मद अली और शौकत अली का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। और खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, बॉम्बे में, याद रखिएगा। और कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, असहयोग ही क्यों? ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये जो हिंद स्वराज है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंद स्वराज जो है, ठीक है, पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये लिखा गया था 1909 में। ठीक है, राइटर कौन है? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब आगे देखिए, ठीक है, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान के शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, डाउट में थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही, अंदर ही अंदर। ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, ठीक है, आपके परीक्षा में आएगा एग्जाम में। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ता है, उसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये सारा चीज़ हम विचार करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा। ठीक है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। पहले समझते हैं शहरों में आंदोलन। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों के लिए मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। उसके बाद समझिएगा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यहाँ से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? देखो, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप, ठीक है, जिसमें लोग किसी दुकान हो गया या फैक्ट्री हो गया या दफ्तर हो गया के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसी को कहा जाता है पिकेटिंग। ठीक है,
ये आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर सीधे 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार का आंदोलन इतना फैल गया और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक निकलता है। कुछ समय बाद, ठीक है, शहर में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसका क्या वजह था? नंबर 1, ठीक है, खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, पहला पॉइंट, और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? देखिए, जो कपड़ा मशीन से बन के आता था वो कपड़ा बहुत सस्ता होता था, और जो खादी कपड़ा बनाया जाता था अपने देश में, ठीक है, वो ज़्यादा महंगा होता था। तो गरीबों के लिए उन्हें खरीदना आसान नहीं था, ठीक है, इसीलिए ये जो आंदोलन था धीमा पड़ गया था। नंबर 1। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी था ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, ठीक है। अगर हम लोग, जब हमारे विद्यार्थी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को छोड़ रहे थे, हमारे शिक्षक स्कूलों से, कॉलेजों से, ठीक है, त्यागपत्र दे रहे थे, हमारे वकील, ठीक है, वकालत छोड़ रहे थे, तो उस समय सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है, अपने देश में स्कूल, कॉलेज और कोर्ट बनाना ज़रूरी था, जो कि उस समय नहीं बना था, ठीक है। तो मजबूरी वश विद्यार्थियों को फिर से वापस जाना पड़ा, अपना स्कूल फिर से ज्वाइन करना पड़ा, शिक्षकों को भी जहाँ त्यागपत्र दिए थे वापस जाना पड़ा, मजबूरी थी इसके, ठीक है ना। अधिक दिन तक वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। अब आगे समझिएगा ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में, ठीक है, गिरिमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। तो आपके बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू में पूछता है कि बाबा रामचंद्र कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिमिटिया मजदूर थे, ठीक है। और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि बेगार किसे कहा जाता है। देखो, जब किसी मजदूर को बिना किसी परिश्रमी के काम करवाया जाता है तो क्या बोलते हैं? उसको बेगार कहा जाता है, ठीक है। बिना वेतन दिए, ठीक है, बिना पगार दिए उसको काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेगार, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, ठीक है, गिरिमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरिमिटिया कहा जाने लगा, ठीक है ना। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट का ये मजदूर गिरिमिट कहने लगे, ठीक है, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरिमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, ठीक है। अंग्रेजी में से हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। देखिए, ठीक है, उनका आंदोलन तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, यानी बिना पगार के, बिना वेतन के काम करना पड़ता था। पट्टेदार के तौर पर उन्हें उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन को हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी लगान कम कर दिया जाए, बेगार खत्म हो जाए,
दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर, ठीक है, जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध का किसान सभा का गठन किया लिया गया। जून 1920 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में, ठीक है, इस पूरे इलाके में गांवों में संगठन की 300 से भी ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार पर कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। बनता आपके एमसीक्यू में 1928 में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में, ठीक है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, मित्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाला अलीपुरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी का भी महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाए। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, गुडेम विद्रोहियों का, ठीक है, सरदार कौन था? तो राजू। ठीक है, अब आगे समझिएगा बगानों में स्वराज। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानों
मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। यहाँ से ठीक है। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरले भी कभी मिलती थी। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है, तो 1859 में पास हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी जी का राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में वे ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं। तो दोस्तों कल हम देखेंगे चौरा चौरी कांड जो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे के टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे, रीड करेंगे। ठीक है।